ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 19 ओपन करना प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1, टू वायर्स, दो वायर्स हैं जिनकी रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 है एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस α1 एंड α2 है। यानी कि वायर टेम्परेचर के साथ अपने रेजिस्टेंस को क्या कर रही है, इंक्रीज। दीज आर ज्वाइंड इन सीरीज, तो दोनों वायर्स को हमने किस में ज्वाइन कर दिया, सीरीज में। मेरे को क्या निकालना है, अफेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब दो वायर की अलग अलग टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस α1 एंड α2 है। अगर मैं इनको सीरीज में ज्वाइन कर दूं तो मेरे को अफेक्टिव अल्फा निकालना है। अफेक्टिव अल्फा का मतलब कि एक ऐसी वैल्यू ऑफ सिंगल अल्फा जो कि वो काम करती है जब दो वायर अलग अलग α1 α2 करते हैं। α1 α2 होने का मतलब अलग अलग मटेरियल, अल्फा होने का मतलब सिंगल मटेरियल जो सेम काम करे, उतना ही एक्सपैंड करे रेजिस्टेंस को जब रेजिस्टेंसेस अलग अलग एक्सपैंड हो रही हैं। तो मान लेते हैं पहले रेजिस्टेंस कितनी है R1, मैंने टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया T, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कितना है इसमें रेजिस्टेंस का α1, तो नई रेजिस्टेंस कितनी है R ऑफ T1। दूसरी रेजिस्टेंस कितनी है क्वेश्चन में R2, अल्फा की वैल्यू कितनी है α2, टेम्परेचर का इंक्रीज कितना है T, इसमें भी T किया, नई रेजिस्टेंस कितनी है R ऑफ T2। दोनों वायर्स को अलग अलग टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। दोनों वायर की टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद अपनी अपनी नई रेजिस्टेंसेस की वैल्यू आ गई। क्योंकि दे आर ज्वाइंड इन सीरीज, फिर मैंने दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाती हैं, तो मैंने इसको और इसको ऐड कर दिया। फिर मैंने इसे ओपन किया, R1 को इससे मल्टीप्लाई, R2 को इससे मल्टीप्लाई, तो R1 प्लस R2, यहाँ से T कॉमन आ गया, तो क्या बना R1 α1 और R2 α2। और इन दोनों टर्म में से R1 प्लस R2 को कॉमन निकाल लिया, तो ये टर्म क्या आ गई 1, और इस पूरी टर्म को डिवाइड कर दिया R1 प्लस R2 के साथ। अब इमेजिन करो कि मेरे पास ये एक तरीका है टू फाइंड न्यू रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज बाय T डिग्री सेल्सियस। दूसरा तरीका कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितनी थी R1 एंड R2, और जब तुमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो नई रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज करके क्या आई, ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T। मतलब ये तुमने शॉर्टकट ही मार दिया। ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया α2 को लेके, ये मैंने शॉर्टकट सीधा लगा दिया कि इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो दोनों वायर्स की रेजिस्टेंस एक है अल्फा, तो R1 प्लस R2 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T। और अगर मैं इन्हें और इसे कंपेयर कर दूं तो कंपेयर करके चेक करो किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई। तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई R1 की, देखो ना, R1 प्लस R2 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T। तो नया अल्फा कितना आया, α1 R1 प्लस α2 R2 बाई R1 प्लस R2। आपको सोल्यूशन कॉपी नहीं करना, फॉर्मूला रजिस्टर में फॉर्मूला एंटर करो। CBSE या कॉम्पिटिशन में सीधा फॉर्मूला आएगा कि अगर आपके पास एक वायर है α1 जिसकी रेजिस्टेंस है R1, एक वायर है α2 जिसकी रेजिस्टेंस है R2, अगर मैं दो अलग अलग वायर्स को सीरीज में ज्वाइन करूं तो एक सिंगल अल्फा क्या होगा, ये फॉर्मूला नोट कर लें, α1 R1 प्लस α2 R2 बाई R1 प्लस R2। इसे नोट करें। तो R1 α1 प्लस R2 α2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इसे नोट करें प्लीज, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में बहुत दिखेगा। अल्फा इफेक्टिव है ये, कि दो अलग अलग अल्फा लेने की बजाय अगर आप सिंगल अल्फा लें तो ये आंसर आएगा, सीधा ऑब्जेक्टिव आएगा क्वेश्चन। ये NCERT में भी आ सकता है और ये कंपटीशन दोनों में आ सकता है। ना प्रूफ की जरूरत नहीं है, तो आपको समझाने के लिए था, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेजिस्टेंसेस हैं R1 एंड R2, डिफरेंट मटेरियल की बनी हुई हैं। फिर से एक का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा है,
और दूसरे का माइनस बीट है। तो रेजिस्टेंस फिर से सीरीज में कॉम्बिनेशन में लगा दी। कह रहे बताओ कि R1 और R2 की रेशियो क्या होगी, R1 R2 की रेशियो क्या होगी, ताकि जो कॉम्बिनेशन है जब आपने सीरीज में लगाया और उसका टेम्परेचर को आपने इंक्रीज किया तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ाने से सीरीज की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आया। चलो एक एक करके करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वायर लेते हैं। पहली वायर की रेजिस्टेंस R1 है, 1 प्लस एल्फा इंटू टी, मान लो टी राइजिंग टेम्परेचर है, तो नई रेजिस्टेंस क्या बन गई, R1 इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू टी। दूसरी रेजिस्टेंस क्या बनी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, R2 1 माइनस बीटा इंटू टी, क्योंकि एक का एल्फा एल्फा है और दूसरे का एल्फा माइनस बीटा है, तो एल्फा और माइनस बीटा के साथ रिजल्ट बन गया। अब यहाँ से इसे ओपन करें, R1 और R2 एक ब्रैकेट में, T कांस्टेंट आ गया तो R1 इंटू टी माइनस R2 इंटू बीटा, तो कॉमन निकाल के टर्म आ गई। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सीरीज में लगने के बाद अगर तुमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो इसकी वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना भी बढ़ा लो आंसर चेंज नहीं होगा। ऐसा एक ही तरीके से हो सकता है अगर ये टर्म को मैं ज़ीरो कर दूं, क्योंकि अगर ये टर्म जिसमें टेम्परेचर आ रहा है ये टर्म ज़ीरो हो जाए तो फिर जो आंसर आएगा इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो तुम इस टर्म को उठा के ज़ीरो पुट कर दो, जब ज़ीरो पुट करोगे तो ये रेशियो आएगी, तो R1 और R2 की रेशियो क्या आएगी, बीटा बाय एल्फा। तो कुछ नहीं किया, आपने पहले टेम्परेचर के साथ रिलेशन निकाल लिया। उसने क्वेश्चन में क्या बोला कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो रेजिस्टेंस है विल नॉट चेंज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ऐसा कब होगा, जब टेम्परेचर वाली ये टर्म क्या होगी, जीरो, ये रहेगी नहीं तो अपने आप टेम्परेचर के साथ ये टर्म उड़ जाएगी। इसको जीरो करके रेशियो निकाल लेना, R1 R2 की रेशियो बीटा बाय अल्फा मार्क कर लेना। तो कैसे हो रहा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये बहुत आता है, एनसीईआरटी में भी आता है और कंपटीशन में भी आता है, जिसमें आपको ये कहा जा रहा है कि करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है। देख रहे हो, करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है। आपको ये बताना है कि कितना चार्ज पास कर गया, Q की वैल्यू क्या है, कहाँ, टाइम 2 से लेके 3 सेकंड के बीच में, 2 और 3 सेकंड में कितना चार्ज पास कर गया ये बता दो। और हमने किया था जब वेरिएबल करंट होता है तो चार्ज की वैल्यू क्या होती है, आई डी टी की इंटीग्रेशन। तो वेरिएबल करंट जब होता है तो टोटल चार्ज पास की वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, और टाइम की लिमिट क्या पुट करोगे, 2 से लेके 3 तक। आई की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पर पुट कर दी, इसे इंटीग्रेट कर लेना, टोटल चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको अगर चार्ज या करंट जो है टाइम की फॉर्म में गिवन हो और आपसे टोटल चार्ज पूछ ले तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, टाइम की लिमिट लगा के करंट की वैल्यू को पुट करके इसे इंटीग्रेट करके आंसर आएगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहां तक पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ आयरन इज 10 ओम। ध्यान आगे प्लीज, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 10 ओम है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा की वैल्यू मुझे गिवन है, एट 20 डिग्री सेल्सियस इट कैरीज अ करंट ऑफ 30 मिली एम्पियर। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कब है, एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे, करंट भी उसने दे दिया। आगे, कीपिंग कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, तो V की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट रखनी है। टेम्परेचर ऑफ द वायर इज रेज टू 120, टेम्परेचर पहले कितना था, 20 था, अब कितना कर दिया, 120 कर दिया। टेम्परेचर 120 कर दिया, 120 टेम्परेचर करने पे रेजिस्टेंस क्या हो गई, चेंज।
रेजिस्टेंस चेंज होने से करंट भी क्या हो जाएगा, चेंज, क्योंकि V तो कांस्टेंट है, तो कितना करंट हुआ ये बताओ। तो लॉजिक तो ये है कि V कांस्टेंट है, पहले 20 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस R1 थी, 120 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस R2 है, और पहले करंट I1 था, अब करंट I2 है, लेकिन V तो सेम है, तो I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। पहला स्टेप क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके करंट की रेशियो आ गई। आपको पहले केस में करंट 30 मिली एम्पियर गिवन है और आपको सेकंड केस में करंट निकालना है। अगर मैं आपको रेजिस्टेंस की रेशियो निकाल दूं, एक करंट पता है, दूसरा करंट कैन बी कैलकुलेटेड। तो एक काम करते हैं, केस नंबर 1, रेजिस्टेंस R1 है, जब टेम्परेचर T1 कितना है 20 है, 20, तो यहाँ पर T1 की जगह 20, और रेजिस्टेंस R2 है, जब टेम्परेचर T2 कितना है 120, तो टेम्परेचर 20 से क्या हो गया 120, अल्फा तो गिवन है। आपको पहले केस की रेजिस्टेंस 10 ओम R1 पता है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा R2 आ जाएगा। तो पहला काम क्या है, इन दोनों को रेशियो को डिवाइड करके क्या निकालना, R2 की वैल्यू निकालना। तो पहले R2 की वैल्यू निकाल लो। तो स्टेप क्लियर है यहाँ तक। तो एक बार 20 डिग्री सेल्सियस पे इक्वेशन लगेगी और 20 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस 10 ओम पता है, एक बार 120 डिग्री सेल्सियस पे लगेगी। R2 की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, जो कि कितनी आएगी 15। 60 आ रही है, चेक करना प्लीज, ये भी तो सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे कैसे कटेगा, तो ऐड करके कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर कटेगा, ऐसे नहीं कटेगा ये, ठीक है। तो इसमें R2 की वैल्यू आएगी 15, R2 को 15 पुट करके R1 10 पुट करके करंट I1 पता है, यहाँ से सॉल्व करके क्या आएगा I2 कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। तो I2 की वैल्यू आएगी। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें। कोई डाउट इसमें, पॉइंट एकदम क्लियर कि क्या लॉजिक है, ऐसे समझ में आ रहा है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक हॉलो ट्यूब है, हॉलो ट्यूब समझते हो, बीच में खाली है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब बीच में खाली है, और हॉलो ट्यूब की लेंथ 5 मीटर है, लेंथ 5 मीटर है, डायमीटर आउटर का 10 सेंटीमीटर है, तो रेडियस आउटर का बोलो कितना है 5 सेंटीमीटर है। वैसे हॉलो है, अंदर कुछ नहीं है, पर थोड़ी मोटी है, क्योंकि वो क्या कह रहा है, थिकनेस 5 mm है। 5 mm कितना होता है 0.5 सेंटीमीटर। तो थिकनेस अगर 0.5 है तो अंदर का रेडियस क्या होगा, 5 में से 0.5 क्या करना पड़ेगा माइनस, तो क्या आएगा 4.5। तो आउटर रेडियस पता है आपको 5 है, इनर रेडियस आगे आपके पास 4.5 है, ठीक है। यहाँ तक थिकनेस का मतलब यहाँ पर कुछ कंडक्टिंग मटेरियल लगा हुआ है, यहाँ पर कुछ कंडक्टिंग मटेरियल है जहाँ से करंट को पास किया जा सकता है। यहाँ से तो जाएगा नहीं, यहाँ साइडों से करंट चला जाएगा ऐसे, ठीक है। आपको रेजिस्टिविटी पता है, रो आपको पता है, आपको रेजिस्टेंस निकालनी है, तो रेजिस्टेंस का एक ही फॉर्मूला आपको पता है रेजिस्टिविटी की फॉर्म में, रो L बाय A। अब लेंथ आपको पता है 5 है, रो आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको एरिया निकालना है। एरिया क्या लिया जाता है, क्रॉस सेक्शन। एरिया क्या लेना होता है, क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन एरिया बोलो क्या लेंगे, ये शेडेड एरिया, शेडेड एरिया देख रहे हो, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, क्योंकि जब करंट एंटर करेगा तो शेडेड एरिया में से करेगा, हॉलो में तो कर नहीं सकता। तो शेडेड क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया। ऐसा टॉपिक हमने लास्ट ईयर किया था, कौन सा टॉपिक का नाम बोल दो, क्या करते थे, क्या टॉपिक था, कौन सा टॉपिक चलता था जिसमें कुछ पास करते थे क्रॉस सेक्शन में से। हीट तो थी, हीट के अंदर स्पेसिफिकली कौन सा टॉपिक ना, स्पेसिफिक हीट नहीं थी। हीट ट्रांसफर में क्या नाम था टॉपिक में, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी याद है, K1 K2 गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। हीट करंट, अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकेंड, याद है, अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकेंड का फॉर्मूला बोलो क्या था,
के ए टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ऐसा था कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है, ठीक है। सेम ही तो है यार, वो हीट करंट है, ये इलेक्ट्रिक करंट है, बात तो एक ही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है आपको ये 3 क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है। आपको ध्यान देखने वाली चीज है, ये 3 क्रॉस सेक्शन एरियाज गिवन है। बस मुझे ये बता दो इसमें करंट कैसे पास होगा, करंट जाएगा कैसे। पहला ऑप्शन, ध्यान आगे, करंट कैसे जाएगा? क्लॉकवाइज जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, बोर्ड के अंदर घुसेगा कि बाहर आएगा? करंट इमेजिन कैसे कर रहे हो? वायर का क्रॉस सेक्शन गिवन है, करंट कैसे जाएगा? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट की राइट, अंदर की बाहर? इनसाइड जाएगा। हाँ हाँ, अंदर या बाहर कुछ भी। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो नहीं सोच रहे? नहीं, क्रॉस सेक्शन ये होता है। ऑब्वियसली यार वायर अंदर की तरफ है, बोर्ड के अंदर की तरफ है, तो ऐसे एंटर करेगा, तो इस ग्रे एरिया में इनसाइड एंटर करने वाला है, राइट? तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? कितने एरिया में एंटर करेगा करंट? आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, इसमें एंटर करेगा शेडेड एरिया। आउटर साइड आपको पता है, इनर साइड यहां से आ जाएगी √2a, इनर साइड यहां से √2a, तो क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा। ऐसे इसके अंदर आउटर साइड पता है, इनर साइड कितनी है? a, आउटर इनर। तो इसके अंदर आपको ये बताना है कि अगर लेंथ भी सेम है तीनों वायर की, अगर रेजिस्टिविटी भी सेम है, तो किस मटेरियल की रेजिस्टेंस ज़्यादा है और किसकी कम है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता क्या है? ρl/a। क्रॉस सेक्शन एरिया की जो वैल्यू है, क्रॉस सेक्शन एरिया की जो वैल्यू है वो पहले केस में कितनी है? आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, सॉल्व करके a²। इसके अंदर आउटर एरिया माइनस इनर एरिया a² है, इसके अंदर आउटर, इसमें तो a² ही है। तो तीनों में क्रॉस सेक्शन एरिया सॉल्व करके क्या आ रहा है? सेम। लेंथ वायर की सेम है, रेजिस्टिविटी सेम है, तो रेजिस्टेंस भी सेम, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρl/a। जब सब कुछ सेम है तो आंसर रेजिस्टेंस का भी सेम है। इसको एंड में करेंगे। 8th क्वेश्चन बताना चाहता हूँ, ऐसा आ जाता है कभी कभी, एनसीईआरटी के अंदर भी आता है ऐसा क्वेश्चन। आपको कुछ ऐसे गिवन है कि आपके सामने ने क्यूबॉइड किस्म की वायर है, इसके अंदर ये छत का नाम है एरिया, छत का नाम है ए और फ्लोर का नाम भी ए, ये देखो ए एंड ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है बी, इस फेस का नाम है सी, पीछे वाले फेस का नाम है सी, ए बी बी सी सी, ऐसे। वो कह रहे हैं बताओ रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा किस में होगी? जब करंट को पास करें तो रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा कब होगी? जब हम वायर को ए में पास करें या बी में पास करें कि सी में करें? अब याद रखना, जब वायर में करंट ए में जाएगा, ध्यान आगे, जब वायर में करंट ए में जाएगा यानी कि ऐसे जाएगा, छत का एरिया ए, फ्लोर का एरिया ए, तो ऐसे जाएगा, तो फिर जब आप फॉर्मूला यूज करेंगे ρl/a, तो आप एरिया छत का लेंगे, क्योंकि करंट छत में से पास होता हुआ ऐसे निकल रहा है। एरिया छत का क्या आएगा? 4x को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2x के साथ। ये 2x है तो ये भी कितना है? 2x। तो एरिया क्या आएगा? 4x × 2x। और लेंथ की जगह क्या पुट करेंगे? करंट कितनी लेंथ पार कर रहा है? x। तो करंट x डिस्टेंस पास कर रहा है, तो ρx/एरिया। लेकिन जब आप करंट को b में से पास करवाएंगे यहां से, तो एरिया ये लेंगे शेडेड, ये शेडेड एरिया कितना है? ये 4x है और ये x है, 4x × x। और लेंथ की जगह क्या लेंगे? 2x। जब आप c और c' में पुट करेंगे तो एरिया ये लेंगे कितना? 2x × x, और लेंथ की जगह क्या लेंगे? 4x। तो ρl/a 3 बार यूज करना है, हर में एरिया अकॉर्डिंगली चेंज करना है और लेंथ अकॉर्डिंगली चेंज करनी है, और आपको ये बताना है कि किसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। तो आंसर क्या आ रहा है? C'। नेक्स्ट,
डिस्प्लेसमेंट के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस होने जा रहा है जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। ऑलमोस्ट सीबीएसई के हर बार पेपर में आता है, इस बार भी आया था 3 नंबर में व्हीटस्टोन ब्रिज आ ही जाता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और व्हीटस्टोन ब्रिज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल और एनसीईआरटी में इसकी डेरिवेशन आती है। इसके न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन आज हम खत्म करेंगे, ठीक है। इसके बाद 4-5 क्वेश्चंस के बाद है कि 2 वायर्स हैं और दोनों का रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन आर सेम है। रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होने का मतलब दोनों का एरिया पाई आर स्क्वायर भी सेम है। आर कनेक्टेड एंड टू एंड। क्या रेशियो गिवन है? डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर की रेशियो गिवन है। ये क्या होती है? डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर क्या होती है? वो कह रहा है डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर इन टू करंट। ये क्या गिवन है? डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर कौन होते हैं वायर में? इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज कैरियर तो इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनकी नंबर डेंसिटी का मतलब छोटा एन। याद है वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट में छोटा एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इन्हें बोलते हैं चार्ज कैरियर की डेंसिटी। तो आपको N1 N2 की डेंसिटी गिवन है 1:4। अब क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है तो करंट की वैल्यू दोनों में क्या रहेगी? एग्जैक्टली सेम। आपको ड्रिफ्ट की वेलोसिटी की रेशियो निकालनी है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एन का तो एक ही फॉर्मूला है। वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट क्या है? आई बाय एन ए। तो आई क्या है? एन ए इंटू बी टी। इन्हें इक्वेट कर लेते हैं। एरिया इनका बराबर है, ई इनका बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेशियो आ गई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रेशियो N2 बाई N1 है और N1 बाई N2 की रेशियो 1:4 है। तो N2 बाई N1 क्या है? 4:1 आंसर। तो N2 और N1 की रेशियो पुट कर लेंगे आंसर। तो बस बेसिक कॉन्सेप्ट ये करंट दोनों में सेम करना है। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट, एक सॉलिड कंडक्टर है, दिख रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता 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 जा रहा है। कह रहे करंट डेंसिटी का क्या होगा ये बताओ। करंट डेंसिटी होती क्या है? करंट अपॉन एरिया। यहां जाने में करंट तो सेम है, सीरीज के अंदर करंट तो सेम है, लेकिन एरिया की वैल्यू आगे जाते जाते क्या हो रही है? इंक्रीज। अगर एरिया इंक्रीज है, करंट कांस्टेंट है, तो करंट डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज। बी आंसर है। करंट डेंसिटी ए पे यहां पे जाते जाते क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो ए पे ज्यादा होगी, बी पे कम हो जाएगी, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। क्रॉस सेक्शन बढ़ने से करंट डेंसिटी घटती जाएगी, तो पहले बड़ी है और फिर घटने में छोटी हो जाएगी। तो ए का बड़ा है, बी का छोटा है। पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एक लाइन का क्वेश्चन है, बहुत लंबा किया हुआ है। 1 मीटर लॉन्ग क्या गिवन है? लेंथ। कह रहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज 50 वोल्ट लेस देन एट पॉइंट ए। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस V कितना है? 50 वोल्ट है। 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। कंडक्टिविटी गिवन है। कंडक्टिविटी क्या होती है? सिग्मा। क्या निकालना है? करंट डेंसिटी। मैंने आपको ओम लॉ करवाया था ऐसे। कंडक्टिविटी का एक ही फॉर्मूला किया है सिग्मा का हमने इन टर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। हमने J निकालना है, सिग्मा हमें गिवन है, E क्या होता है? V बाय L। सिग्मा आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, L आपको पता है। सॉल्व करो, J की वैल्यू आएगी आंसर।
तो कैसे निकलेगी करंट डेंसिटी समझ में आ रहा है? तो सिंपल ओम लॉ लगाओ, सीधा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर चेक कर लेता हूं। तो मेथड क्लियर है। इसका आंसर आ रहा है 20 इंटू 10 की पावर कितना है? 6 डी। और लास्ट 7th क्वेश्चन। बड़ी है कि बी की बड़ी है? करंट डेंसिटी ये होती है, बी का एरिया बड़ा है, एरिया बड़ा है तो जे कम है, तो बी आंसर है, सी नहीं है, बी आंसर है, बी आंसर है इसका। ये लो लास्ट क्वेश्चन देखो एक बार। हमारे जो 2 लेक्चर बचे हुए हैं, आज का भी लेक्चर अभी स्टार्ट होने जा रहा है जिसमें हमने एनसीईआरटी का टॉपिक क्लोज कर देना है, व्हीटस्टोन ब्रिज का। नेक्स्ट टाइम के जो 2 लेक्चर्स हैं उसमें एनसीईआरटी का क्लोज कर देंगे। तो मतलब ये 2 हफ्तों में इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीटली क्लोज कर देंगे एनसीईआरटी में, मतलब कुछ रहेगा ही नहीं इसमें, क्योंकि उसके बाद फिर एक ब्रेक है। तो ब्रेक तक आपको एटलीस्ट हर टॉपिक का एक बार आइडिया है, क्योंकि ओपन होते ही स्कूल आपके एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो एटलीस्ट आपके पास टाइम मिलेगा रिवाइज करने का। ठीक। और जैसे वेकेशन के बाद आओगे तो हम सिर्फ कंपटीशन में ही काम करने वाले हैं अगले 2 लेक्चर, क्योंकि हमने 1 तारीख से शुरू करनी है जो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट। पूरा जुलाई का मंथ सिर्फ मैग्नेटिक इफेक्ट में लगेगा। ठीक है। तो 24 जुलाई तक वेकेशन है, 25 जब स्टार्ट होगा, 25 से लेकर 30 या 1 या 2 तारीख तक इलेक्ट्रिसिटी का कॉम्पिटिशन का काम चल रहा है। ठीक है। तो जो लोग अभी वेकेशन पे नहीं भी जा रहे, घर पे हैं, मुझसे कुछ काम लेके जाएंगे, वेट नहीं करेंगे कब छुट्टियां खुलेंगी और हम कंपटीशन करेंगे, अपने रिकॉर्डिंग सुनेंगे, अपने PYQ की बुक सॉल्व करनी शुरू कर देंगे। बिल्कुल टाइम नहीं खराब करेंगे, 3-4 दिन एंजॉय भी कर लो, मना नहीं कर रहे, बट एटलीस्ट कुछ टाइम थोड़ा सा आगे का काम भी कर लें, ताकि जब आप वापस आएँ आप थोड़े कंफर्टेबल होके आएँ। ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन है आप ये चाहते हैं कि इन ऑर्डर टू, ध्यान आगे प्लीज, इन ऑर्डर टू क्वाड्रपल दी रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म वायर, 4 गुना ज़्यादा करनी है, एक रेजिस्टेंस को 4 टाइम्स करनी है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, अ पार्ट ऑफ लेंथ वॉज यूनिफॉर्मली स्ट्रेच्ड। हमने अपनी क्लास में वायर को पूरी की पूरी वायर को स्ट्रेच किया, और ये क्या कह रहे हैं, मैंने उसके कुछ हिस्से को स्ट्रेच किया। पार्ट ऑफ द वायर इज स्ट्रेच्ड सच दैट फाइनल लेंथ ऑफ एंटायर वायर was 1.5 टाइम द ओरिजिनल लेंथ। तो पार्ट ऑफ द वायर was a fraction equal to what? देखो मैं समझाता हूँ धीरे धीरे क्वेश्चन है क्या। वो कहता है एक L लेंथ की वायर थी जिसकी रेजिस्टिविटी रो थी और रेजिस्टेंस R थी। मैं ये चाहता हूँ कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाए, 4 गुना ज़्यादा हो जाए। तो नई वायर की रेजिस्टेंस खींचने के बाद कितनी हो जाए, 4R। मैंने पूरी वायर को नहीं खींचा, मैंने सिर्फ इसके X पोर्शन को खींच लिया, तो L माइनस एक्स रिमेन्स सेम। तो L माइनस एक्स को मैंने नहीं टच किया। क्लियर है यहाँ तक? तो X को खींचा तो ये लंबा हो गया, तो इसका एरिया तो A रहेगा इस हिस्से का, पर यहाँ ये वायर पतली हो जाएगी और एरिया क्या हो जाएगा, A डैश। पतली वाली वायर का एरिया A डैश। तो अब रूल ये कहता है और क्वेश्चन ये कहता है कि जो नई लेंथ है वो कितने टाइम्स है, 1.5 टाइम ओरिजिनल लेंथ है। तो ओरिजिनल लेंथ अगर L है तो नई लेंथ कितनी है, 1.5 L है। अगर नई लेंथ 1.5 L है, पुरानी लेंथ L माइनस एक्स में तो चेंज है ही नहीं, तो ये नई लेंथ क्या बनेगी खींचने के बाद, 1.5 L में से इसे क्या कर दें, माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो जो x लंबी वायर थी वो 0.5 L प्लस x हो गई। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, x पोर्शन को खींच लिया, नई लेंथ 1.5 L हो गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इसके अंदर अगर ये लेंथ 1.5 L है, ये L माइनस एक्स है, तो इसमें से इसे माइनस करके आपके पास क्या आंसर आएगा। लेकिन खास बात ये है कि वॉल्यूम रिमेनिंग दी सेम, वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं। तो पुरानी वायर का वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू लेंथ,
नई वायर का वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू दिस लेंथ एल माइनस एक्स और ए डैश इंटू न्यू लेंथ 0.5 एल प्लस एक्स। तो नया वॉल्यूम क्या होगा, एरिया को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए डैश को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, नया वॉल्यूम आ गया। क्लियर है, पर वॉल्यूम रिमेनिंग दी सेम। तो यहाँ से सॉल्व करके नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया, तो एरिया साइड वाली वायर का ए डैश ये आ गया। ठीक है, ए डैश आ गया। अब नई रेजिस्टेंस कितनी है, 4R, 4 गुना ज़्यादा, तो नई रेजिस्टेंस 4R। नई रेजिस्टेंस किसकी बनी हुई है, इस वायर की रेजिस्टेंस प्लस इस वायर की रेजिस्टेंस। इस वायर की रेजिस्टेंस क्या है, रो एल माइनस एक्स अपॉन एरिया ए, रो इंटू लेंथ बाय एरिया। और इसकी रेजिस्टेंस क्या है, रो इंटू ए डैश अपॉन ये लेंथ, रो इंटू ए डैश बाई ये लेंथ, ये रहा, रो इंटू सॉरी लेंथ अपॉन ए डैश। ए डैश की वैल्यू पूरी की पूरी यहाँ से नीचे पुट कर देना, फिर थोड़ा मैथ्स लगाना, एक्स बाई एल की रेशियो निकाल लेना, आंसर आ जाएगा।